नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है कि जो हम आंकड़ों का संग्रह कर रहे हैं, आंकड़ों के संग्रह करने में हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में ये जाना कि जो आंकड़े संग्रह कर रहे थे तो उसमें हमने जाना कि आंकड़ों के संग्रह करने का स्रोत क्या है और आंकड़ों को जो संग्रह किया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद है कि जो स्रोत थे हमारे वो थे आंतरिक और बाहरी स्रोत, और जो आंकड़े थे वो क्या थे, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो इन सभी की चर्चा हम लोगों ने पिछली कक्षा में कर ली है और अच्छे से समझ लिया है। आज जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो चर्चा है कि ये जो विधियां हैं, जो हम आंकड़ों का संग्रह करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा करेंगे, वो किस मेथड से करेंगे। क्योंकि चर्चाएं सिर्फ यही हुई कि कौन सा प्रकार है, क्या है, लेकिन उसे करेंगे कैसे, आज इसी की चर्चा है। तो बच्चों, हम लोग जो आंकड़ों का संग्रह करेंगे उसकी उस संग्रह करने की जो विधियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की हैं। वो विधियां हैं, एक है सेंसस और दूसरा है सैंपलिंग। सेंसस, मैंने वर्ड यूज किया सेंसस, या फिर उसे कहेंगे संगणक या जनसंख्या। सैंपलिंग मेथड यानी उसे कहेंगे निर्वचन। बच्चों, हम लोग जो दो वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में कह रहे हैं सेंसस मेथड और दूसरा नाम है सैंपलिंग मेथड। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक है संगणक विधि और दूसरी विधि है निदर्शन विधि। चलिए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं सेंसस मेथड यानी कि संगणक विधि। वो क्या है? ये जो हमारी विधि है सेंसस, संगणना विधि, संगणक विधि, ये जो विधि है ये है क्या? ये हमें आपको ये संगणना या इसे सेंसस यानी एक जनसंख्या भी कहेंगे। तो जनसंख्या के नाम से आपको विचलित नहीं होना है कि जनसंख्या का तात्पर्य किसी देश की जनसंख्या या किसी राज्य की जनसंख्या, जनसंख्या से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। या किसी जनसंख्या का आप जैसे ही जनसंख्या का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या दौड़ता है? आपके दिमाग में यही दौड़ता है कि व्यक्तियों की संख्या किसी स्थान के। परंतु हम बातें कर रहे हैं सांख्यिकी में, आंकड़ों के संग्रह करने की विधि में, और इस विधि में जो पहली विधि होती है वो होती है संगणना विधि, सेंसस मेथड। तो ये है क्या? ये है जब हम लोग बातें कर रहे हैं होल यानी पूरी, तो संगठन विधि में समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी हमें एक बात समझनी है कि जब हम किसी आंकड़ों को संग्रह करने जा रहे हैं तो उसमें यदि हम उस आंकड़ों को समग्र, उसके सारे भागों की गणना कर रहे हैं, उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संगणना विधि, सेंसस मेथड। आप इसमें एक अच्छे से पिक्चर से देख सकते हैं कि एक समूह है व्यक्तियों का और हमें इसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं। यानी ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन होगी इसमें से सारे एक एक व्यक्तियों से हमें करनी पड़ेगी, तब जाकर ये कहलाएगी संगणना विधि। तो बच्चों, आप कभी कंफ्यूज ना हो कि संगणना यानी सेंसस मेथड मतलब जनसंख्या, बिल्कुल नहीं, इसका तात्पर्य समग्र से है। अगली जो विधि है वो विधि है हमारी सैंपलिंग मेथड, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं? निदर्शन विधि। अब ये निदर्शन विधि क्या है? निदर्शन विधि ये है कि समग्र में से हम लोग क्या करते हैं? समग्र में से हम कुछ सैंपल चुनते हैं। हमें पता करना है कि वहाँ की जो भी किसी चीज़ के लिए हम लोग कलेक्शन कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन जो अनुसंधान करना है, तो हम समग्र को ना लेकर उसमें से कुछ व्यक्तियों को चुन लेते हैं, या कुछ जो भी संख्या है या जो भी जिस चीज़ पे हम अनुसंधान करना चाह रहे हैं उसको हम लोग चुनते हैं। तो निदर्शन विधि में समग्र रूप से चयनित प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या कर रहे हैं हम लोग? समग्र में से ही हम कुछ को चुन ले रहे हैं
और उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा हम इसे उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। क्या समझेंगे? समग्र, मान लीजिए कि हमें आप ही के विद्यालय के सभी छात्रों का क्या करना है, आंकड़ों का संग्रह करना है और एक अनुसंधान करना है। तो मान लीजिए कि आपके विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उन हजारों विद्यार्थियों का आकलन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है एक एक करके पूछेंगे। तो ये कौन सी विधि हो गई? ये विधि हो गई संगणना विधि, सेंसस मेथड। अब उन्हीं विद्यार्थियों में से हमें अब क्या पता करना है? हमें पता करना है कि लड़कियों की क्या परिस्थिति है, क्योंकि एक विद्यालय है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं, तो इसमें लड़कियों की परिस्थिति को जानना है। तो हम क्या करेंगे, उसी में से लड़कियों को छांटेंगे। तो यानी उस समग्र में से हमने अलग करा। किसे अलग करा? लड़कियों की संख्या को अलग करा। तो ये जो मेथड अपनाया गया वो क्या हो गया? सैंपलिंग मेथड। तो जनगणना मेथड, संगणना मेथड या जनसंख्या, ये बहुत सारे नामों से जाना जा रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये समझना है कि जैसे ही हमने समग्र की बातें करी तो कौन सा मेथड आ जाएगा? सेंसस। और जैसे ही हमने सैंपलिंग की बातें करी तो कौन सा मेथड आ जाएगा, यानी एक चयन की, सैंपल की बात करी तो वो आ जाएगा सैंपलिंग। इसको और अच्छे तरह से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो बीमार पड़ा हुआ है और उसके बॉडी में क्या हुई है? फीवर हो रखा है। अब ये पता ही नहीं चल रहा है उसे हुआ क्या है, मलेरिया हुआ है, डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है। तो क्या उस व्यक्ति के पूरे शरीर के ब्लड का टेस्ट होता है? नहीं होता है। हम लोग वहाँ क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे बॉडी से ब्लड का सैंपल लेते हैं, थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और उसकी टेस्टिंग होती है, उसके अनुसंधान के द्वारा पता किया जाता है कि एग्जैक्ट कौन सी बीमारी हुई है। तो यानी ये कौन सा कार्य किया, ये कौन सा मेथड हुआ? ये मेथड हुआ सैंपलिंग मेथड। हमने किसका प्रयोग किया यहाँ पे? सैंपलिंग मेथड का प्रयोग किया। तो इस प्रकार बच्चों आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सेंसस क्या है और सैंपलिंग मेथड क्या है। तो सेंसस का यूज कहाँ है, क्या ये हमारे लिए सही है, और सैंपलिंग का यूज कहाँ है? तो सेंसस नाम सुनते ही आप सभी के दिमाग में जनगणना अवश्य आई होगी। तो यानी इसका प्रयोग कहाँ होगा? जब हमारे देश की जनगणना की जाती है, जनसंख्या का काउंटिंग जो की जाती है, उस जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? सेंसस मेथड। हम जब राष्ट्रीय आय का पता लगाते हैं, हमारे आयात निर्यात का पता लगाते हैं, तब हम क्या पता करते हैं? सेंसस के द्वारा। अब प्रश्न ये होता है कि यह जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि ये क्या होगा? समय बहुत लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे। क्या इतने आसानी से हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जनगणना जब की जाती है तो एक एक घर जाकर जनगणना की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि हमें क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए। इन सभी के कारण हम किसका प्रयोग करते हैं? जनगणना, सेंसस, संगणना विधि। तो चलिए बच्चों पहले इसके गुण, दोष और उपयोगिता, आखिर क्यों हम इसका प्रयोग करते हैं, उसे देखते हैं। मैंने अभी चर्चा करी कि आखिर हम लोग संगणना विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि जो समग्र की जो जानकारी है वो हमें एक एक करके चाहिए और विश्वसनीय चाहिए। तो यानी इसके गुणों की चर्चा में यदि हम लोग बातें करेंगे तो इसके गुण में क्या आएंगे? ये उच्च स्तर की शुद्धता लाएगी। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए हम लोग जनसंख्या का ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो क्या होता है, एक आते हैं गणना करने वाले, वो क्या करते हैं? आपके घर की एक एक बातों की वो सारी एक डिटेल लेते हैं कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं, एज क्या है, आपका घर पक्का का है या कच्चा है, या आपका जॉब क्या है। यानी एक एक चीज़ की डिटेलिंग ली गई। तो यानी ये क्या किया गया? प्योरिटी की बात हुई। दूसरा, प्रत्येक इकाई का अध्ययन हुआ और विस्तृत सूचना जो एकत्र किया गया, वो कैसी सूचना एकत्र की गई? विस्तृत सूचना, और इकाइयों की भिन्नता में उपयुक्त हुआ। यानी कि हम यहाँ बहुत आसानी से सारी चीज़ों की डिटेलिंग प्राप्त कर लिए। ये कहना बड़ा आसान लग रहा है, आसानी से डिटेलिंग प्राप्त कर लिए। बिल्कुल इसमें शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी, परंतु इसके दोष भी होंगे। तो इसके दोष क्या है? इतना कार्य करने में बहुत अधिक खर्च होगा, ये काफ़ी खर्चीला होगा। यानी कि जब हम किसी सेंसस मेथड को अपनाते हैं तो यहाँ
क्या क्या प्रॉब्लम होती है? हमारे सामने जो प्रॉब्लम आती है वो खर्चीला होता है, हमें अधिक समय देना पड़ता है और ये कार्य हम सिर्फ सीमित क्षेत्रों पे कर सकते हैं। हम बहुत बड़े क्षेत्रों पे इस पे काम नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें एक विद्यालय की यदि सिर्फ गणना करनी है, उस विद्यालय में उस विद्यालय में बच्चों के कौन से बच्चे का टॉपर हैं, कौन से मिडल में आ रहे हैं, कौन से एवरेज हैं और कौन से बिलो एवरेज हैं, तो उस विद्यालय का पता लगाना थोड़ा आसान होगा क्योंकि सीमित क्षेत्र है। अब मान लीजिए हमें कहा जा रहा है कि बिहार राज्य के सभी बच्चों का पता करना है, तो ये थोड़ा क्या होगा, खर्चीला भी होगा, अधिक समय भी लगेंगे। तो यानी संगणना जो विधि है वो अपने साथ गुणों को तो लेके आती है और दोषों को भी लाती है। तो चलिए हम लोग अब चर्चा करते हैं कि जो हम लोग सैम्पलिंग मेथड, निदर्शन विधि की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वो सभी गुणों से संपूर्ण है या उसमें भी कुछ दोष हैं? तो सैम्पलिंग मेथड का हम लोग प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? हम लोग सैम्पलिंग मेथड का प्रयोग वहाँ कर रहे हैं जहाँ की जो हमारा क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है। उस विस्तृत क्षेत्र में यानी उस बड़े से क्षेत्र में हम क्या करते हैं, एक सैंपल निकाल रहे हैं और उसका अनुसंधान कर रहे हैं और उसके आधार पे हम डाटा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आंकड़ों को संग्रहित कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि हमने चयन किया, पूरे में से क्या करते हैं, उसमें से चयन करते हैं। इसको एक फिगर के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। बच्चों मान लीजिए हमने लिया, ये हमारा क्या है, समग्र है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे और वो जो सैंपल लेंगे उसका इफेक्ट इस समग्र पे नहीं पड़ना चाहिए। क्या बोल रही हूं मैं? हमने किसी को भी लिया, इसको लिया, इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं, और ये जब यहाँ उठ कर गया तो ये कैसा कार्य कर रहा है, ये काम कर रहा है सैंपलिंग का। हमने क्या लिया, समग्र से उठाकर क्या लिया है, सैंपलिंग ली है और इसके आधार पर इसका कार्य किया। इसका एग्जाम्पल क्या, मान लीजिए कि हमें अनाज की क्वालिटी पता करनी है, तो क्या हम पूरे अनाज की बोरी, सपोज ये अनाज की बोरी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस अनाज के बोरी के एक चावल ही है, तो आज एक एक चावल को क्या, इसकी क्वालिटी को हम लोग टेस्ट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हम लोग उस जगह क्या करेंगे, एक मुट्ठी अनाज लेंगे और यही एक मुट्ठी अनाज है, अब इसकी क्वालिटी की टेस्ट होगी और इससे हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे कि हमने जो सैंपल लिया और उसके बारे में जो भी इकट्ठाएं की हमने इंफॉर्मेशन, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो सैंपल मेथड में यही काम होता है। अब आप थोड़े अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि इसको करने और इसको करने में क्या फ़र्क पड़ा, अंतर क्या आया। इसको करने में हमें समय ज़्यादा लगेंगे और इसे करने में हमें समय कम लगेंगे। तो जब इसके गुणों की बात होगी या फिर हम किस स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे, तो उस जगह आएगा कि जब हमें हमारा क्षेत्र क्या हो, विस्तृत हो, बहुत बड़ा हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सैंपलिंग मेथड का। दूसरा, हमें समय कम है हमारे पास, तो भी हम किसका यूज करेंगे, सैंपलिंग मेथड का। तो मुझे लगता है कि आप इस पिक्चर के द्वारा बिल्कुल समझे होंगे कि जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं कि सैंपलिंग मेथड के गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, ये कुछ ना कुछ आपके बिल्कुल समझ आ रही होगी। तो चलिए हम लोग बिंदुओं के द्वारा इसकी चर्चा करते हैं। तो इसके गुणों की जब बातें कर रहे हैं तो इसमें क्या है, ये मितव्ययी है। मितव्ययी यानी ये क्या है, कम खर्चीला है। इसमें धन और समय दोनों का जो खर्च होता है, जो लिमिट है, वो जो भी है, वो क्या हो रहे हैं, कम लग रहे हैं। हमें क्या करना पड़ा, चावल की एक मुट्ठी अनाज लेनी पड़ी और उसका हमने एक्सपेरिमेंट कर दिया। हमारे बॉडी में से ब्लड लिया गया और उसका कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, ये कम खर्चीला हुआ और ये वैज्ञानिक हुआ, साइंटिफिक हुआ। अब ये साइंटिफिक क्यों हुआ, एक ब्लड को लिया गया, उसका क्या हुआ, शुद्धता की जांच की गई और उसके आधार पे पता किया गया कि वो कौन सी बीमारी है। तो यानी ये कैसे फॉर्म पे वर्क किया, वैज्ञानिक, और ये सिंपल होता है और हम इसके निष्कर्ष पे, कंक्लूजन पे बहुत जल्दी आते हैं। अब है इसकी
दोष क्या होंगे? तो जो हमारा गुण है संगणना का वही दोष हो जाएगा निदर्शन का। ऐसा क्यों बोल रही हूं मैं? हमने क्या पढ़ा कि संगणना विधि में, सेंसस मेथड में क्या होती है, जो रिजल्ट आते हैं वो भ्रामक नहीं होते हैं, बिल्कुल प्योर होते हैं, किसी तरह की भ्रांति नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम निदर्शन विधि में जाएंगे तो ये क्या होगा, भ्रामक होगा और शुद्धता की कमी आएगी। इसके गुणों में हम लोग अवश्य कह सकते हैं कि हम लोग एक विस्तृत क्षेत्र पे बड़े आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम विस्तृत क्षेत्र पे काम कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या होगा, हम जल्दबाजी में कर रहे हैं, हम पूरे चीज़ों की डिटेलिंग नहीं जान रहे हैं। मान लीजिए हमने क्वालिटी का टेस्ट करा, ठीक है, एक बोरी का टेस्ट से एक मुट्ठी ले लिया, ये ज़रूरी नहीं है कि अगली बोरी में भी वही क्वालिटी थी, यानी स्किप हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या होंगे, शुद्धता की कमी आएगी। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि संगणना विधि के क्या गुण दोष हैं और निदर्शन विधि के क्या गुण दोष हैं। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि जब हम समग्र की बातें कर रहे हैं, यानी एक एक करके हम लोग उसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो हम लोग निदर्शन की बातें क्यों कर रहे हैं? अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए भारत में ये पता लगाना है कि ये जो चूना है वो कितने मात्रा में है, तो इसका या फिर उसकी जो क्वालिटी हर एरिया की है वो क्या है, तो क्या यहाँ समग्र विधि का प्रयोग किया जा पाएगा? इसको प्रयोग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी खान में अंदर जो चूने हैं वो सबको निकालना पड़ेगा। ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सैंपलिंग मेथड का करेंगे। और भी हो सकता है, मान लीजिए कि हमें पूरे विद्यार्थियों की डिटेल है और एक विद्यालय में मान लीजिए 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उन 2000 बच्चों की पूरी स्थिति को जानने के लिए हम क्या पॉसिबल है कि समग्र मेथड में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम लोग जो सैंपलिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारे समय की बचत हो, हमारे पास जो हर जगह जाने की संभावना नहीं हो पाएगी इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें वैज्ञानिक रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी बात कि ये प्रतिनिधित्व करेगा। ये सारी चीज़ें लेकर आता है कौन? सैंपलिंग मेथड। अब हम लोग जो आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो सैंपलिंग मेथड की बातें हो रही है ये कितने प्रकार की हो रही है, क्योंकि समग्र में तो हमने क्या करा, गए उसके समग्र की बातें करी, उसके अंदर जैसे मैंने जनगणना की बातें करी तो घर जाकर एक एक लोगों की कितने लिंग के आधार पर आयु, उनके काम करने का व्यवसाय, उनका घर, ये सारी चीज़ों को आंका गया। सैंपलिंग मेथड में जो काम कर रहे हैं क्या हम इसी तरह करते हैं या कुछ और भी है? तो सैंपलिंग हम क्या कर रहे हैं, सैंपल को चुन रहे हैं। तो ये कैसे करते हैं? तो बच्चों ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। यानी एक संभावना के आधार पर जो सैंपलिंग लेंगे वो कहाँ पे जाता है, प्रोबेबिलिटी के में, और दूसरा कहाँ जाता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में। तो चलिए बच्चों पहले देखते हैं कि हमारे जो हम लोग समग्र विधि को ना करके किस पे आ रहे हैं, हम लोग निदर्शन विधि पे। तो ये कितने प्रकार की है और इसके अंतर्गत हम कैसे कैसे संग्रह करते हैं। तो निदर्शन की जो विधियां हैं मैंने अभी बताया, इसे दो भागों में बांटा गया है, एक संभाव्यता यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, और दूसरा है असंभाव्यता नमूनाकरण विधि यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। अब संभाव्यता या प्रोबेबिलिटी मेथड के अंदर क्या आ रहा है, एक आ रहा है साधारण देव निदर्शन जिसे हम लोग कहेंगे सिंपल रैंडम सैंपलिंग। दूसरा है हमारा स्तरीय निदर्शन। स्तरीय निदर्शन को क्या कहेंगे, स्तरित निदर्शन, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगला है हमारा क्रमबद्ध निदर्शन, इसे हम लोग कहते हैं सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। और उसका अगला है समूह अनियत यानी क्लस्टर के आधार पर।
और नॉन प्रोबेबिलिटी नमूनाकरण विधि में कौन आते हैं? आते हैं सविचार निदर्शन, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं? सविचार निदर्शन को हम लोग जजमेंटल सैंपलिंग कह सकते हैं। दूसरा है अभ्यंस निदर्शन, जिसे हम लोग कोटा सैंपलिंग कहते हैं। तीसरा है सुविधाजनक निदर्शन, जिसे हम लोग कन्वेनियंस सैंपलिंग कहते हैं। और उद्देश्यपूर्ण निदर्शन यानी परपेसिव सैंपलिंग कहते हैं। अब ये है क्या, इन सभी की चर्चा हम लोग एक एक करके करेंगे। चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साधारण देव निदर्शन विधि है उसके अंतर्गत हम दो विधियों के आधार पर काम करते हैं। एक होता है लॉटरी और दूसरा होता है टिपेट विधि। लॉटरी विधि क्या है? मान लीजिए किसी समग्र को हम लिए और उसमें सैंपलिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? चिट बना लेंगे और उस चिट को बॉक्स में डालेंगे और उसमें से कोई भी एक उठा लेंगे। तो यानी एक साधारण हमने कैसे चुना? रैंडमली उसे चुन लिया। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होना बहुत जरूरी है कि जिसका हमने कलेक्शन किया था, यानी जो समग्र लिया था, उसमें एक रूपता होनी चाहिए थी। एक रूपता के आधार पे ही लॉटरी पे जो वर्क किया जाएगा, जो हमने छोटे छोटे चिटों को बनाकर इस पे डाल दिया, ये जो चिट इस पे जाएंगे और इसके जो रैंडमली पिक होगा, तो यानी इसका इफेक्ट किसी पे नहीं पड़ेगा। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? लॉटरी विधि। और इसी के अंदर एक विधि को बनाया गया, वो क्या किया? टिपेट विधि। इसमें क्या होता है? बहुत सारे नंबरों को रैंडमली रख दिया जाता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं, सभी कोई अरेंज नहीं है, कहीं भी कोई भी कुछ है, कोई इंक्रीजिंग में है, कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसमें से हमें मान लीजिए लिमिट बनानी गई। लिमिट पे मान लिया गया, हमने मान लिया सपोज कि हमारी जो लिमिट होगी वो 4000 से कम कितने जनसंख्या वाले लोग हैं या कुछ भी हैं। तो इसमें क्या करेंगे? हमने पहले इसको ले लिया, अब इसे हम अरेंज करेंगे और इससे निकालेंगे क्या कि 4000 से कम कितने कितने लोग थे। तो ये जो विधि हुई, ये किसके अंतर्गत आ रही है? साधारण देव निदर्शन विधि। तो जो हमारी अगली विधि है, चलिए उसकी ओर बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो सैंपलिंग मेथड की दूसरी विधि है वो है स्तरित विधि। स्तरित विधि क्या है? इसके अंतर्गत जो कार्य किया जाता है वो कार्य किया जाता है हेटेरो के आधार पर, यानी एक रूपता नहीं है। कहीं की भी यदि हम लोग जनसंख्या की बातों को ले रहे हैं तो आवश्यक नहीं है कि वहां एक रूपता होगी, यानी हेटेरो कंडीशन आएंगी। तो उस कंडीशन में हम कैसे सैंपलिंग करते हैं? तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम लोग इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक गांव का उदाहरण लिया और गांव की जो जनसंख्या है वो 3000 और उसके अंतर्गत जो कार्यशील जनसंख्या है वो 1000 की। हमें वहाँ जो सैंपलिंग फाइंड करनी थी वो फाइंड करनी थी कि वहाँ कितने लोग हैं और कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइंडिंग करी, समग्र जो भी थे वो 3000 तो टोटल जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या थी। उसमें से काम कितने लोग कर रहे हैं? तो 1000। तो हमारा जो समग्र बन के आया वो क्या हुआ? 1000। अब इसमें हमने जो हेटेरो बना हुआ था, क्योंकि काम कर रहे थे ना, तो सबके अलग अलग सेक्टर होते हैं, कोई कृषि पे काम कर रहा है, कोई व्यापार, तो इसको हमने अब सेपरेट बांटा। तो क्या बांटा? कृषि, व्यापार, नौकरी, दस्तकारी, मजदूरी और कुल योग। यानी 200 लोग क्या काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र पे, 100 व्यापार कर रहे हैं, 150 नौकरी कर रहे हैं, 500 दस्तकारी कर रहे हैं, 50 मजदूरी कर रहे हैं, यानी कुल 1000 कर रहे हैं। तो इसमें जो सैंपलिंग हम लोग लेंगे, इसमें हम लोग क्या ले लेंगे? इसका 10% निकालेंगे। तो जब इसका 10% निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, सबका चाहिए। तो इसके सैंपलिंग के लिए हमने एक मानक मान लिया कि जो भी संख्या हमें मिली है, समग्रता जो भी मिल रही है, उसमें से हम कितना % का करेंगे सैंपलिंग? 10% का। तो इसके अकॉर्डिंग जब एग्रीकल्चर का 200 था तो कितने आ गए? 20 हो गए, 10%। 100 के 10 आ गए, यहाँ 15 आ गए, यहाँ 50 आ गए, यहाँ 5 आ गए। यानी कुल जो हमने सैंपलिंग ली वो सैंपलिंग कितनी ली? 100 ली। यानी समग्र कितना था बच्चों? 1000, और उसमें हमने कितना सैंपलिंग चुना? 100। तो ये क्या होगा? इसके आधार पर हम एक अनुसंधान करके बता सकते हैं कि वहाँ के लोग जो कार्य कर रहे हैं कितने
कृषि पे हैं या व्यापार पे हैं या नौकरी पे हैं, तो उनकी पूरी गणना यहाँ की जाती है। और इस जगह पे हम कौन से मेथड का यूज कर रहे हैं? स्तरित विधि को। तो बच्चों, हम इस विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इस विधि के प्रयोग करने में क्या होगी? मितव्ययिता आएगी, खर्च कम लगेगा क्योंकि हमने सेपरेट कर लिया, और जो जानकारियां निकलेंगी वो सही रूप से निकलेंगी। लेकिन इसके अवगुण क्या होंगे? जब ये खर्चीला कम है, सब कुछ है, तो यहाँ थोड़ी सी क्या होगी? पक्षपातपूर्ण हो सकती है, यानी इस सैंपलिंग में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। तो चलिए हम अगली सैंपलिंग की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब जो हम दूसरी विधि की चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी विधि है क्रमबद्ध विधि। ये क्रमबद्ध विधि है क्या? क्रमबद्ध विधि में हम क्या करते हैं? सिस्टमेटिक रूप से एक मानते हैं, यानी जो रैंडम लेना है, समग्र से जो हमें चुनना है, सैंपलिंग जो कलेक्ट करनी है, वो कैसे करनी है? सिस्टमेटिक वे पे। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और उस कॉलेज में जो कुल संख्या है वो कुल संख्या है हमारी 1000। कितनी है? कुल संख्या 1000 है, और उसमें भी सब अलग अलग हैं, यानी किसके छात्र हैं? बीए के छात्र हैं, बीकॉम के छात्र होंगे और बीएससी के छात्र होंगे, और इनकी संख्या अलग अलग होगी। अब मान लीजिए कि बीए के छात्र 200 हैं, बीकॉम के छात्र हमारे पास 300 हैं और ये 500 हैं। इतने छात्र हैं हमारे पास। तो जो हमें रैंडमली पिक करना है वो एक फाइंड करना है कि एक स्टेप वाइज क्रमबद्ध के तरीके से पाना है। और जो हमारा चरण होगा, यानी हमने m जो लिया है वो कितना है? 1000, और जो हमें जो चरण चाहिए यानी कितने स्टूडेंट पे चाहिए वो क्या है? 200। तो इसका हम जो पद प्राप्त करेंगे, पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? m/n, यानी 1000 बटा 200, यानी हमें कौन सा टर्म चाहिए? यानी जो हम चुनना शुरू करेंगे बच्चों की संख्या को 1 से लेकर 1000 के बीच में, तो हम पहला पद कौन सा लेंगे? इसके बाद ये क्या होगा? बढ़ते जाएगा, इसी क्रम में बढ़ेगा। 5 के बाद क्या होगा? 10 आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 15 आ जाएगा, उसके बाद 20 आ जाएगा, यानी ये क्रम बढ़ते रहेगा। और इस तरह हमें कुल 200 बच्चों का जो सैंपलिंग चाहिए वो मिल जाएगा। तो ये है क्रमबद्ध विधि। इस विधि में क्या होता है? आखिर हम इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा सरल बनाने के लिए। अभी हमने जो देखा स्तरित विधि में, उसमें क्या था? हेटेरो था, सब कुछ मिक्स था, और उस पे हम फाइंड कर रहे थे। और यहाँ हम न्यूमेरिकल टर्म पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? न्यूमेरिकल टर्म पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम यहाँ पे किया जाता है। ये थोड़ा पक्षपातपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए बच्चों की हम आकलन कर रहे हैं तो हमारा कुछ बच्चे पहले पद वाले अच्छे थे जो छूट जाएंगे, क्योंकि हम आकलन किसका कर लिए? किसकी सैंपलिंग कर लिए? 5वें पद की। हर 5वें पद पे हम सैंपलिंग के रूप में उठा रहे हैं, तो यहाँ ये प्रॉब्लम आएगी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगली जो हमारी विधि है वो है क्लस्टर, यानी समूह के रूप में। हम क्या करेंगे? इसके सैंपलिंग को समझते हैं कि मान लीजिए किसी राज्य के जिलों की काउंटिंग किया गया और उस जिले में कितने विद्यालय हैं उसे काउंट किया गया। मान लीजिए 500 विद्यालय हैं, और उन विद्यालयों में हमें अब बांटना है कि कितने 10वीं के बच्चे हैं। तो 500 जो हैं उन्हें ना लेकर उसमें से हम पहले रैंडमली पिक करेंगे 100 को, और उस 100 में से हम 10वीं के छात्र छात्राओं के जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करेंगे। तो क्लस्टर में क्या होता है कि हम उसे ग्रुप वाइज बांटे और उसके आधार पर उसकी क्या कर रहे हैं? सैंपलिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों जो संभावना है उसके अंतर्गत कौन कौन से आ गए? तो सबसे पहले आ गया सरल, सिंपल रैंडम सैंपलिंग हो गए, फिर हमने देखा स्तरित हुए, फिर क्या हो गया? एक सिस्टमेटिक वे पे गया और क्रमबद्ध तरीके पे गया, और आखिरी जो हुआ वो क्लस्टर के आधार पर। अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं कि असंभव्यता या नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड क्या है। तो बच्चों पहले इसके नाम से परिचित होते हैं। ये जो मेथड है ये सविचार निदर्शन, यानी कि जो भी किया जाएगा, जो सैंपलिंग करी जाएगी वो सविचार के आधार पर करी जाएगी।
ये जो सविचार निदर्शन होती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी कोई अनुसंधान करता अपने जिस क्षेत्र के लिए अनुसंधान कर रहा है उसको वो पूर्ण रूप से उसके लिए परिचित होता है, और जो निदर्शन के लिए जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो एक विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर किया गया। और इसके अंतर्गत जो मुख्य बातें होंगी वो होंगी कि इस पद्धति को सरल बनाना है। सैंपलिंग कैसे करनी है? सरल, अपने अनुसार जो जजमेंट के आधार पे करना है। और इसकी चयन करता जो पूर्व धारणा जो है वो जो इसको चयन कर रहा है इसके चुनाव का इस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो भी यहाँ सैंपलिंग करी गई वो अपने विवेक से अपने अनुसार करी गई। अगला जो है वो है अभ्यंस निदर्शन यानी कि कोटा। इसका क्या है? कोटा का अर्थ क्या होता है आप अच्छी तरह से पिछले चैप्टर में समझे। हम एक सीमा निर्धारण करते हैं, तो यानी कि ये जो निदर्शन की जा रही है इसमें हम क्या करेंगे, विभिन्न वर्गों को बांटें और उसके आधार पर ये कार्य करते हैं। यानी ये प्रायः ये क्या करता है, प्रतिनिधि निदर्शन भी का कार्य करता है। इसीलिए क्योंकि ये प्रतिनिधि कर रहा है, एक कैटेगरी की प्रतिनिधि कर रहा है, इसलिए इसका नाम प्रतिनिधि निदर्शन भी कहा जाता है। सुविधाजनक निदर्शन यानी कन्वेनियंस के आधार पर आप जो भी कार्य करेंगे वो जो अनुसंधान करता जो सैंपलिंग करने आया है वो किस आधार पर करेगा, अपनी सुविधा के अनुसार करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रैंडमाइजेशन नहीं हो रही है, ये हम अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, अपने विचार से कार्य कर रहे हैं, कोटा लिमिट करके कर रहे हैं, अपने कन्वेनियंस से कर रहे हैं। और जो आखिरी होता है वो उद्देश्यपूर्ण निदर्शन होता है। उद्देश्यपूर्ण यानी क्या कहेंगे हम लोग, यानी जो कार्य कर जिसके लिए रैंडमली जो हमने पिक करने आ रहे हैं या जो भी हमारा निदर्शन हो रहा है एक विशेष उद्देश्य के आधार पर हो रहा है। तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो सैम्पलिंग मेथड है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया और आपको इसका मैथमेटिकल टर्म भी समझ आया होगा। इन सभी का प्रयोग जब हम आगे स्टैटिस्टिक्स में मैथ बनाएंगे, मैथमेटिक्स में इसका प्रयोग अवश्य होगा, जिसकी जानकारी हम लोग आगे की कक्षाओं में लेंगे। तो बच्चों आप इसकी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।